ओके, तो ऑसिलेशन इस चैप्टर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले सभी लेक्चर्स को अगर देखा जाए तो इसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, फोर्स की इक्वेशन इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, इन सभी बातों पर डिस्कशन किया। आज के इस लेक्चर में हम इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड या कह लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम पर बात करने वाले हैं और ये लेक्चर मैं सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न लेते हुए एक शॉर्टकट अप्रोच या कुछ ट्रिक्स इस तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक आइडियाज को क्लियर कर लेते हैं कि एसएचएम अगर परफॉर्म होता है किसी भी सिस्टम में तो फिर हम उसका टाइम पीरियड किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स से कि एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें along this line the particle is supposed to move और परफॉर्म एन एसएचएम। इसका फिलहाल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड प्लस ए है और दूसरी तरफ देखें तो माइनस ए है और मीन पोजीशन मैंने 0 से मार्क कर ली। चलिए ऐसे इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम से शुरू करता है और फिर इस तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस एट टाइम t इज इक्वल टू 0। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब बेटा सोचो अगर हम इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैं समझता हूं आप अंदाजा लगा लेंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे a cos ओमेगा t, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरुआत हो रही है इसलिए कॉस फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब सोचें जब हम यस टाइम सर। t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं एट द बिगिनिंग, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 की हम लोग बात करते हैं तो इस हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a cos 0। बस मुझे ये करना होगा कि टाइम t की जगह पे मुझे 0 पुटअप करना है तो मैंने 0 पुटअप कर लिया। अब हम सब ये जानते हैं कि cos 0 होता है 1, मतलब हमें x का जो वैल्यू मिलेगा वो a मिलेगा। चलिए ठीक है ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस यस ठीक है। लेट्स से कि पार्टिकल अपनी जर्नी पूरी करता है। यस सर। कुछ मैसेज आया ओमेगा क्यों नहीं लिखे। अच्छा चलो अगर बेटा ओमेगा मैं यहाँ लिखता हूं तो 0 इंटू ओमेगा क्या होगा? 0। 0 इसलिए नहीं लिखा। अब मैं कैसे समझाऊंगा आपको ये ठीक है, तो लेट्स से कि पार्टिकल अपनी जर्नी पूरी करता है, वो इधर जाता है जैसे ये रेड डॉट मूव कर रहा है ना, वैसे ये पूरा इधर जाता है फिर इधर जाता है, एक्सट्रीम पर पहुंचता है, पलटता है और पलट के दोबारा वो फाइनल अपनी पोजीशन पे आके रुक जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पार्टिकल ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। जब पार्टिकल अपनी पूरी मूवमेंट पूरी जर्नी पूरी करता है और वापस अपनी उसी जगह पर आता है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल ने एक सिंगल ऑसिलेशन अपना पूरा किया। अब डेफिनेशन रिकॉल करिए टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन बच्चों ये होता है, बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड To complete one oscillation. कंप्लीट वन Oscillation. ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो भी टाइम लगा होगा उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो हमने ऐसे सोचा कि पार्टिकल अपना मूवमेंट पूरा करता है और दोबारा वो अपनी ही जगह पर वापस आ जाता है, मानो जैसे पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। अब जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट ए ही होना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट ए है। करेक्ट है? Yes. ठीक। तो इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि लेट से कि पार्टिकल जब दोबारा अपनी जगह पे वापस आता है तो उसका टाइम रिक्वायरमेंट होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, एक नंबर मैंने ऐसे ले लिया। अब क्यों लिया ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। जरा सोचिए कि अगर हम इसी इक्वेशन को रीराइट करें इस कंडीशन के साथ कि टाइम टी की जगह पे हमने 2 पाई बाई ओमेगा लिखा, तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है x इज इक्वल टू a
कॉस ये ओमेगा इनटू टाइम की जगह पे मुझे लिखना चाहिए 2π/ओमेगा। अब सोचिए तो क्या हुआ, ओमेगा फैक्टर ओमेगा से कैंसिल आउट हो गया, ये ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, क्या बचा? तो आया a cos 2π। अब cos 2π कितना होता है? 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम ये पढ़ चुके हैं, cos 0 1 होता है, तो उसी तरीके से cos 360 यानी कि 2π भी 1 ही होता है। Yes. तो अगर cos 2π का वैल्यू 1 हो गया तो फाइनली मुझे x की इक्वेशन या x की वैल्यू क्या थी? a। तो इससे साबित क्या हुआ? इससे प्रूफ ये होता है कि पार्टिकल ने जहां से अपनी जर्नी शुरू की वो दोबारा उसी जगह पे वापस आया। करेक्ट है? Yes. क्योंकि स्टार्ट में जब टाइम t इक्वल टू 0 माना गया था तो पार्टिकल ने अपनी जर्नी a इस डिस्प्लेसमेंट से शुरू की थी, फिर कुछ टाइम के लैप्स होने के बाद, कुछ टाइम के पूरा होने के बाद दोबारा पार्टिकल उसी जगह पर आया, मानो जैसे पार्टिकल ने कितना ऑसिलेशन पूरा किया? 1। अब डेफिनेशन पर आइए। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Time period. पीरियड। तो कितना टाइम लगा इस एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए, बताइए तो? 0 थे, कितना टाइम? 2π/ओमेगा. 2π/ओमेगा। तो यहां पर अगर मैं टाइम पीरियड को स्ट्रिक्टली बाय डेफिनेशन लिखना चाहता हूं तो वो टाइम होना चाहिए 2π क्या चीज? Omega. अब बोलेंगे आप सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं। हाँ बिल्कुल जानते हैं, देखो हम ऐसे पढ़ चुके हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या चीज? 2π/t. तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी अगर देखा जाए तो, Yes. है ना? बट एक छोटा सा थ्योरेटिकल आर्टिकल आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर अ टाइम पीरियड फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एन एसएचएम। तो आपको ये थोड़ी बहुत मैथमेटिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब मेरा मेन इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको 2π/ओमेगा वाला फैक्टर समझाऊं, रादर मैं टाइम पीरियड को जनरलाइज करके कैसे लिखा जा सकता है उस पर बात करना चाहता हूं। तो बच्चों एक काम करते हैं, हमने ओमेगा के लिए अब तक जो कुछ पढ़ा उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमने ओमेगा के लिए पढ़ा था अंडर रूट में K/m. k/m। वेरी गुड। वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट, K/m. ठीक है, एंड m इज दैट मास व्हिच इज अंडर ऑसिलेशन। तो क्यों ना इस टाइम पीरियड वाली इक्वेशन को रीराइट किया जाए कुछ ऐसे। ये मैंने 2π बाजू में निकाल लिया। अब अंडर रूट में बोलिए मुझे क्या लिखना चाहिए, सोच के बोलिए। यहाँ पे M/k. 1/ओमेगा है, वेरी गुड। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए 1/ओमेगा के हिसाब से m/k। तो किसी भी ऑसिलेटरी सिस्टम को या उसके टाइम पीरियड को लिखने का सबसे सिंपल और आसान तरीका ये होगा कि हम उस मास की वैल्यू को पहले समझ लें कि जो ऑसिलेशन में है, फिर उसके बाद हम वहां पे जो भी फोर्स कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू को समझ लें और फिर इस तरीके का रेशियो बना लें तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड ऑसिलेटरी सिस्टम क्यों ना हो, हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स ढूंढ के निकालने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 क्या? Mass. मास। और नंबर 2 क्या? Mass. फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, नंबर सेकंड Force जो constant. फोर्स कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर ऑसिलेटरी सिस्टम में जो भी फोर्स कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू को ढूंढ ले, बस आपका काम खत्म। तो ऐसे टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है। लेट्स से कि ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहता हूँ, थोड़ा और इसके अंदर वेरिएशंस को लाना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमने ऐसे भी लिखा था, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस, थोड़ी देर के लिए उस माइनस को छोड़ देते हैं, kx। करेक्ट है? Yes. सोचिए इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं k के लिए रीअरेंजमेंट करता हूं तो वो हो जाएगा f/x। Yes, sir. तो टाइम पीरियड वाली इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2π एंड देन वी हैव इन अंडर रूट, ये ऊपर का मास तो नहीं हट सकता लेकिन नीचे का k हटा दे तो क्या आ जाएगा? F. f/x। तो बेटा f चला जाएगा ऊपर, Yes. चला जाएगा ऊपर। अब सोचिए इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा और रीअरेंज करें और ऐसे लिखना चालू करें, ये हो गया mx डिवाइडेड बाई ma, ये भी तो चलेगा Yes. बिकॉज फोर्स इन जनरल तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है ना। तो यहां से ये mm फैक्टर कैंसल आउट हो गया। और आप चाहें तो टाइम पीरियड को अब इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, दैट इज 2π अंडर रूट में X/a. x/a।
मतलब किसी भी ऑसिलेटरी सिस्टम का टाइम पीरियड आपको अगर बाद में आगे चल के बनाना है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों ना हो, आगे चल के हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ने वाले हैं, अभी तो चैप्टर बहुत बिगिनिंग स्टेज पर है। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप देखें उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लें और उस जगह पर उसका एक्सेलरेशन ढूंढ लें, उन दोनों का रेशियो ले लें, 2 पाई फैक्टर से उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, अगर आपके पास मास और के की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो। समझ आई बात आपको? Yes, sir. बच्चों इसका एक और तीसरा पैटर्न भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए जरा, इसका तीसरा पैटर्न हम लोग कैसे निकालते हैं। तीसरा पैटर्न सिर्फ रीअरेंजमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखें, टी इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पाई, अब इसे कर देते हैं अंडर रूट, यहां ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए बाई एक्स। देखिए मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैथमेटिकली वही सारा कुछ किया जो होना चाहिए, करेक्ट है ना? यस। हाँ, लेकिन आप गौर करें कि ये जो फैक्टर यहां लिखा गया है ए बाई एक्स, ये क्या है? तो इसे हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं हम इसे? Acceleration per unit हाँ, distance. एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे के क्या है तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरीके से ये फैक्टर यहाँ कहलाएगा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी गिवन सिनेरियो में अगर मैं एसएचएम का टाइम पीरियड लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा, 2 पाई मैंने न्यूमरेटर में ले लिया और डिनोमिनेटर में ये फैक्टर, तो इन अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में ऐसे लिख देते हैं इसको, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में आपके? यस Yes. सर। तो ये कुछ मल्टीपल वेज हैं जिससे हम टाइम पीरियड बहुत ही जनरलाइज तरीके से लिख सकते हैं। आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस दी गई होंगी, वो बोलेगा कि भाई एसएचएम हो रहा है, प्रूफ करो टाइम पीरियड क्या है, तो अलग 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 अप्रोचेस हो सकते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें हमको एक एक करके काम में आएंगी। अब जब वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आपके सामने आएंगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं मेन आर्टिकल पर। इस पूरे एसएचएम में टाइम का एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, मतलब ये है कि पार्टिकल मान लीजिए मीन से या एक्सट्रीम से कहीं से भी निकल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ही यहाँ जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ही यहाँ आएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ही किसी दूसरी एक्सट्रीम पर पहुंचेगा या बीच में कहीं जाएगा। पार्टिकल की टाइमली पोजीशंस जो है वो फिक्स है, वो बदलेंगी नहीं। इतने टाइम पे पार्टिकल यहां दिखना मतलब वहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक पीरियोडिक मोशन है, तो टाइम को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। अब इस पर मैं आपके सामने कुछ एक पैटर्न्स बना करके समझाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम कैसे किया जाए। देखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम अलग होता है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड अलग होता है, ठीक है। तो इसको एक पैटर्न के जरिए हम लोग समझते हैं, जिसमें पहला पैटर्न बच्चों मैं आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट पैटर्न, आई विल बी ड्रॉइंग और आई विल बी गिविंग यू 3-4 पैटर्न्स, ठीक है। मैं कम से कम करने की कोशिश करता हूं, 2 या 3 में, जरूरत पड़ी तो ज्यादा में जाएंगे। लेट्स से कि इस लाइन पर एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमारी मीन पोजीशन है, ये हमारी वन ऑफ द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड दिस इज द अनदर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए पार्टिकल मीन से शुरू करता है, थोड़ा चीजों को आसान बनाते हैं, और इस तरफ जाना शुरू करता है, ठीक। तो सोच के देखिए कि अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर दोबारा वापस इधर आएगा, तो ऐसा करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? आंसर है यस, कैपिटल टी। यही है ना आंसर इसका? Yes. पीरियड, क्योंकि जहां से पार्टिकल ने शुरू किया था वो पूरा घूम घाम के पूरा ऑसिलेशन पूरा करके वहीं वापस आ गया। तो एक ऑसिलेशन अगर उसका पूरा होता है तो उसके लिए जो भी टाइम की जरूरत पड़ेगी, जिस टाइम की रिक्वायरमेंट उसको होगी, उसे क्या कहा जाएगा? T. बट आई एम इंटरेस्टेड के पार्टिकल अगर इस कोने में पहुंचता है, यानी कि यहां पर, ठीक है, यहां ये पहुंच रहा है ऐसे, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है,
आइए इसको निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पार्टिकल ने अपना मोशन शुरू कहां से किया था। तो आंसर है उसने अपना मोशन मीन से शुरू किया। अगर उसने अपना मोशन मीन से शुरू किया है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसी बनेगी ना, ए साइन ओमेगा टी। Yes. सही है, ये सुनो। Yes, sir. अब मुझे बताइए कि पार्टिकल अगर यहां से निकल के यहां तक पहुंच रहा है, एक सेकंड किसी का मैसेज आ गया था, टीएम क्या है ये समझा नहीं मुझे। एनी हाउ प्लीज डू नॉट गिव एनी डायरेक्ट मैसेजेस, वो मेरी स्क्रीन पर पॉपअप होते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। जरूरत पड़ी तो मैसेज करो, नहीं ऐसा नहीं, बट अननेसेसरीली मत करो। यस, आई वाज ऑन अ पॉइंट कि पार्टिकल शुरू कहां से कर रहा है, Mean. मीन से, और कहां पहुंचा, Extreme. एक्सट्रीम पर। तो इतने हिस्से के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, A. ए। वेरी गुड। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह बच्चों हम लोग लिख लेते हैं ए, क्योंकि इतना डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। इज इक्वल टू, आगे कंटिन्यू करते हैं, ए साइन ओमेगा टी। अब आप नोटिस करेंगे कि इधर से ए फैक्टर और इधर से ए फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। आपको एक सिंपल सी इक्वेशन मिल रही है, साइन ओमेगा टी इक्वल 1। ये कैंसिल हो गया तो 1 ही तो बचा ना, आया Yes, ना। sir. अब जरा सोचिए कि साइन फंक्शन के कौन से एंगल के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है, 90. इसका सीधा सा मतलब है कि ओमेगा टी जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, Pi by 2. 90, यानी कि पाई बाय 2। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि ओमेगा अपने आप में एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन रखता है, और वो क्या है, 2 pi by t. पाई बाय टी। ये तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, टाइम पीरियड तो इतना ही होगा, ये हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। ओमेगा अपने आप में इतना रिप्रेजेंटेशन तो रखता है। तो मैंने ओमेगा हटा के उसकी जगह लिखा 2 पाई बाई टी इनटू ये स्मॉल टी जो टाइम हो रहा होगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब छोटा मोटा कैंसिलेशन करते हैं, जैसे कि यहां से ये पाई फैक्टर और ये पाई फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, और रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको आंसर मिला स्मॉल टी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, टी बाई 4। क्लियर हुई बात। Yes, sir. Yes, sir. अब इस बात को जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम पर। देखिए पार्टिकल ने यहां से शुरू किया, इधर गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, कितना टाइम लगा, T. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल यहां से शुरू करके सिर्फ यहां तक गया तो कितना टाइम लगा, T by 4. By 4। शाबाश। वैसे देखो तो बराबर 4 हिस्से थे ना, 1 Yes, sir. 2 3 और 4, तो बराबर 4 हिस्से, इसलिए टी बाई 4 हो गया वो। अगर हम ये कहते हैं कि पार्टिकल अपनी जर्नी शुरू करके यहां से बराबर यहां तक आता है तो इसके लिए टाइम लगेगा टी बाई 4। दोबारा अगर वो घूम घाम के वापस यहाँ आता है तो फिर एक बार टाइम लगेगा टी बाई 4। फिर पार्टिकल अगर घूम घाम के यहाँ जाता है तो फिर एक बार टाइम लगेगा टी बाई 4, और अगर पलट के वो दोबारा अपनी जगह पे वापस आता है तो फिर एक बार टाइम लगेगा टी बाई 4। तो ये पहला पैटर्न है इसका, जो कि सबसे आसान है। क्लियर हो रही है बात। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए सेकंड पैटर्न पर इसका डिस्कशन करते हैं। सेकंड पैटर्न क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। एक 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 करके मैं 2-3 पैटर्न आपके सामने रखूंगा, कम से कम 3 पैटर्न तो रखूंगा इन जनरल। लेट्स से कि फिर एक बार पार्टिकल हमारा जो है वो इस तरीके के कुछ एसएचएम पे अपना मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, और पार्टिकल ने अपनी जर्नी जो है वो बराबर सेंटर से शुरू की। बट अब हम इंटरेस्ट रखते हैं a बाई 2 वाली पोजीशन पे। हमारा इंटरेस्ट है a बाई 2 वाली पोजीशन पे। मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि पार्टिकल अगर यहां से निकल के यहां तक आया तो कितना टाइम लेगा, इस जगह पे हम इंटरेस्ट रखते हैं, इस जगह पे। ठीक, वैसे ही a बाई 2 ऑन द अदर साइड भी बताया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर यहां भी बताया जा सकता है ऑफकोर्स, लेकिन जब मैं इसे बताऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस a बाई 2, और जरूरत पड़ने पर इस पर भी हम कैलकुलेशन को पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ की बात करते हैं कि भाई यहां से पार्टिकल निकला और a बाई 2 पर गया।
अब स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ने अपने मोशन को कहां से शुरू किया? Mean. Mean. इक्वेशन क्या बनी? A sin omega t. वेरी गुड, शाबाश। पूरा खेल इक्वेशन पर है। इक्वेशन सही लिखोगे तो टाइम का कैलकुलेशन सही होगा, बाद में तो याद रख लेंगे हम इसको। अच्छा, हम कितने सेगमेंट के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं? कौन से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं? A by 2. a/2। मतलब हम सिर्फ यहां से यहां तक जाने की बात कर रहे हैं। तो इस x को हटा के हम क्या लिखें? A/2. a/2 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा a sin ओमेगा t। अब आप देखेंगे कि इधर से a फैक्टर, उधर से a फैक्टर कैंसल आउट हो गया और हमको इक्वेशन मिली sin ओमेगा t इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाफ। अब सोचिए और बताइए कि साइन के कितने एंगल के लिए 30 डिग्री उसको हाफ वैल्यू मिलती है? 30 डिग्री 30 का मतलब पाइज में बताओ, रेडियन में? 5/6. शाबाश। 5/6. तो पता चल रहा है कि ओमेगा टी ये फैक्टर होता है π/6। ठीक है, नाउ टेल मी कि ओमेगा का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2π/t π/t इनटू आगे π/t. कंटिन्यू करते हैं t, और ये हो गया इक्वल टू π/6। तो यहां से हम नोटिस करेंगे कि ये पाई फैक्टर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अगर ऐसे दोनों पाई फैक्टर कैंसल आउट होते हैं तो फिर फाइनली हमें आंसर क्या मिलता है? t/12 इज इक्वल टू, अगर मैं केयरफुली करूं तो कैपिटल T/12। Yes. ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब यहां से यहां तक पार्टिकल को आने के लिए जो करस्पॉन्डिंग टाइम लगेगा वो लगेगा T/12, आधा जाने के लिए। अब सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि और बचा हुआ आधा मोशन उसे पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? T/12. t/12 ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, पूरी तरीके से गलत है। ये समझिए बात को, ये पूरी तरीके से गलत है। जब हमने स्पीड का कैलकुलेशन पढ़ा था ना, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एसएचएम का, तो मैंने आपको बताया था कि 75% डिस्प्लेसमेंट होने तक पार्टिकल बहुत फास्ट चलता है और फिर बाद में, तो ये दोनों टाइम इक्वल नहीं होंगे। समझ आ रही है बात? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यस क्वेश्चन आएगा मन में, निकालें कैसे, कैसे फिगर आउट करें कि ये टाइम कितना लगेगा? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर उसने मीन से शुरू किया और एक्सट्रीम तक गया तो कितना टाइम लगा? T/4. T/4. तो ऐसा करें, T/4 में से T/12 को माइनस करें तो ये बचा हुआ टाइम आ जाएगा। Yes. Minus. आ रहा है ना समझ में? Yes. तो अगर आप रिमेनिंग फैक्टर ऑफ टाइम फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप एक काम करो, T/4 में से इनिशियल टाइम यानी कि T/12 को माइनस करो। अब जब आप इसको माइनस करते हो तो कॉमन एलसीएम कितना हो गया यहाँ? 12। 12. ये हो गया 3 - 1, T-3. Yes, sir. और ये मैंने t कॉमन ले लिया। इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा T/6। Yes. सोचिए सोचिए जरा, आपको T/6 मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. ये जो रिमेनिंग टाइम है यहां से यहां आगे फर्दर मिड पॉइंट से एक्सट्रीम तक जाने के लिए, वो T/6 हो जाएगा। अब इस पैटर्न को भूलना नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ कि अगर पार्टिकल यहां से पलट के वापस आता है और यहां पहुंचता है तो कितना टाइम लगेगा? t/6 बिल्कुल उतना ही जितना जाते समय लगा। वेरी गुड, T/6। फिर a/2 से वो पलट के कंटिन्यू करता है और मीन तक आता है, कितना टाइम लगेगा? t/12 T/12। वेरी गुड। फिर मीन से कंटिन्यू करके मिड तक जाता है, कितना टाइम लगेगा? T/12. T/12 ही लगेगा, उतना ही लगेगा। फिर कंटिन्यू करके Yes. अगर वो एक्सट्रीम तक जाता है, कितना टाइम लगेगा? T/6. T/6। फिर पलट के अगर वो यहाँ आता है, कितना टाइम लगेगा? T/6. और फिर पलट के जब वो दोबारा मीन पर आएगा, कितना टाइम लगेगा? 12. तो ये एक पैटर्न हो सकता है इसका। अब इसमें पोजीशंस को अच्छे से याद रखना है आपने, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशंस और कितना टाइम ये ले रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त हमें फिर ये सारा कैलकुलेशन दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लिया, कहाँ गया। गेटिंग माय पॉइंट?
Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. तो इसी रिप्रेजेंटेशन को तीसरे तरीके से थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये ऊपर का ही रिप्रेजेंटेशन लेकिन दोबारा बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन को। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये हमारी पोजीशंस हैं -a/2 वाली, ये एक्सट्रीम वाली, सॉरी ये पोजीशन है +a/2 वाली। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ध्यान से देखें, केयरफुली बातों को समझने की कोशिश करें। जैसे यहां से यहां गया, कितना टाइम लगा? T/6. वेरी गुड। यहां से यहां T/6. T/6। अब मुझे बताओ, T/6. डायरेक्ट यहां से यहां गया, किसको छोड़ दिया मैंने? T/4. T/12 plus T/12. T/12 plus T/12. T/12 कितना होता है? T होता है क्या? यार कहाँ जा रहे हो? T/12, यहां से यहां T/12, फिर एक बार T/12, तो T/12 प्लस T/12, 2 बार T/12, T/6. बात समझो। अरे बेटा T/12 प्लस T/12 एडिशन करो ना, T/6. 2 T/12, 2 और 12 कटेगा, T/6 आएगा आंसर। मतलब इस सेगमेंट में भी टाइम कितना लगेगा? T/6. अच्छा, फिर यहां से यहां कितना टाइम लेगा? T/6. फिर पलट के अगर वो यहां तक आता है T/6. और फिर यहां से डायरेक्ट यहां तक जाता है, T/6. T/6, सही है। Yes. ये पूछा गया है नीट में, सीईटी में भी आ चुका है ये। मिड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम टू द अदर मिड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम कितना टाइम लगता है? बच्चा टेंशन में आ जाता है। कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखें। अच्छा, अब गौर से देखें, पूरे एसएचएम के हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं, 6 पार्ट्स, 1 2 Yes, sir. 3 4 5 6, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। यहां गौर से देखिए, पूरे एसएचएम के हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं, 1 2 3 4, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, T/4 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 T/4। आ रहा है समझ में? Yes. अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता है, रिप्रेजेंटेशन बनता है। फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेट्स से कि ऐसे कुछ एसएचएम परफॉर्म हो रहा है, दिस इज 0, एज यूजुअल दिस इज +a, दिस इज -a, बट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज स्पेसिफाइड हियर, a/√2। ये भी इंटरेस्टिंग है। ऑन द अदर साइड अगर गिनता हूं मैं बेटा, तो ये हो जाएगा A/√2. लेट्स से कि पार्टिकल जो है वो मीन से अपनी पोजीशन को शुरू करता है और अपना मोशन ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, और हम ये मानते हैं कि पार्टिकल यहां से शुरू करके यहां तक आ गया, ठीक है। दिस इज द मार्किंग लाइन, इसके अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूशन अब करने वाले हैं। तो a/√2 पर जाने उसको कितना टाइम लग रहा है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो मेरा पहला और सीधा सा क्वेश्चन है, शुरू कहां से किया था उसने? Mean. इक्वेशन क्या बनेगी? A sin omega t. वेरी गुड। कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं? A/√2. तो ये हो गया a/√2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। सीधे सीधे a फैक्टर काट दो, तो बताओ sin ओमेगा t के लिए क्या वैल्यू मिल रही है? 1/√2. वेरी गुड। साइन ये 1/√2 का वैल्यू कब लेता है? Pi/5. जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 45 डिग्री यानी कि π/4 होता है। π/4 sin 45 sin π/4 will take a value of 1/√2। Yes, अच्छा, sir. टेल मी ओमेगा क्या है? 2π/t. ओमेगा है 2π/t इनटू ये फैक्टर ऑफ टाइम आगे जो चल रहा है इंस्टेंटेनियस टाइम, π/4। हम यहां से पाई फैक्टर काट देंगे, तो हमें टाइम की एक इक्वेशन मिली, कैपिटल T/8।
ये देखिए कैपिटल T/8। तो पता चलता है कि पार्टिकल मेन पोजीशन से a/√2 इतने गैप पर जब वो आता है या इतने डिस्प्लेसमेंट पर जब वो आता है तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग टाइम बनेगा वो बनेगा T/8। अच्छा, अब फिर मन में सवाल आएगा, ये बचा हुआ आगे कितना टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा? तो इसे निकालने का भी आसान सा तरीका हमारे पास मौजूद है। T/4 minus T/8. सोचिए अगर पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है तो कितना टाइम ले रहा है? T/4. उसमें से a/√2 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? T/8. T/8। तो इन बिटवीन का टाइम अगर मैं निकालना चाहता हूं तो सिंपली मुझे क्या करना चाहिए? T/4 minus T/4 माइनस T/8। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आएगा T/8। T/8. ठीक है, इसका आंसर भी T/8 आ जाता है। मतलब ये फर्दर जो जर्नी है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये T/8। अच्छा, जब पार्टिकल पलट के दोबारा यहाँ आएगा तो T/8। फिर पलट के अगर वो मीन तक आया तो T/8. फिर मीन से अगर वो नेगेटिव a/√2 तक गया तो T/8. फिर नेगेटिव a/√2 से वापस से नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया तो T/8. फिर पलट के यहां तक वापस आया तो, और अपनी जर्नी पूरी करके जब वो सेंटर यानी कि मीन पोजीशन पे दोबारा आया तो T/8। अब ध्यान से देखिए कितने पार्ट्स बनाए हमने? 8 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8. ऐसी डिविजन है इसकी। तो ये कुछ पैटर्न्स मैंने आपके सामने रखे हैं, मैं समझता हूं कि आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। अब जैसे देखिए कल के प्रॉब्लम में टाइम दिया गया था 3T/8। कल का प्रॉब्लम याद है आपको? उसमें टाइम दिया गया था 3T/8। अब 3T/8 का मतलब ये हुआ ना, T/8 एक बार, T/8 दो बार, पलट के T/8 तीन बार, मतलब वो पलट के आया। फौरन समझ में आता था हमारे। कल मजबूरी में हमको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। अब वो बिगिनिंग है, ठीक है, समझ रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं शॉर्टकट दे दूंगा आपको। जब हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं काफी सारे शॉर्टकट आपको बता चुका रहूंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग बहुत बेसिक फंडामेंटल बातों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कि आपकी थियरी एग्जामिनेशन में भी कुछ नुकसान ना हो और आप सही तरीके से कंसेप्ट्स को समझ करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी अच्छा कर सकें। तो स्टैंडर्ड लेवल पर मेरा मानना यह है कि अगर आप इन पैटर्न्स को याद रखते हैं तो आपके टाइम से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन अगर है तो वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ फ्यू क्वेश्चंस। थोड़े से कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जो इलस्ट्रेशन में से मैं ले रहा हूं। पेज नंबर 12 और 13 की इलस्ट्रेशन आप देखें अपनी मॉड्यूल में। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद दिस। जैसे इसी क्वेश्चन से बात करते हैं। देखो, अब ये वैसे तो टफ क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि लगे यहां चल रही है बात तो उसी से लेते हैं। A particle performing SHM with a time period T, find the time to complete 3/8 and 5/8 5/8 of oscillation। 3/8 and 5/8। तो मुझे बताओ 3/8 ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या है एंड 5/8 ऑफ ऑसिलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ ना कि पूरे ऑसिलेशन को हमको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 3/8 का मतलब क्या है जानते हो? ये 1/8 हो गया, ये 2/8 हो गया और ये 3/8 हो गया। ठीक है, तो 3/8 में पार्टिकल यहां है, करेक्ट है? Yes. ये 4/8 हो गया और ये फर्दर ऑन 5/8 हो गया, यानी कि पार्टिकल यहां है। सही है? Yes. अब उसने पूछा 3/8 से 5/8 इतने ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो आंसर मैं क्विकली बताऊं, T/4। Yes, sir. चौंके नहीं, बहुत आसान है। T/4। सोचिए T/8. कैसे, सोचिए। तो 3/8 का मतलब पार्टिकल यहां है, 3/8 का मतलब पार्टिकल यहां है, Yes. 5/8 का मतलब पार्टिकल यहां आएगा। 1 2 3 4 5। 5/8 पार्ट मतलब यहीं आना चाहिए उसको।
ये बात जा रही है दिमाग में सबके? Yes, sir. तो उसने पूछा कि टाइम कैलकुलेट करो 3/8 से 5/8 तक। तो 3/8 से अगर पार्टिकल निकलता है, यहां से आगे गिनना है, तो यहां गया कितना टाइम लगा? T/8. फिर यहां गया कितना टाइम लगा? प्लस 3/8 T/8। तो 2 बार T/8 मतलब कितना हुआ? T/4. T/8 यानी कि कितना टाइम लगा? T/4. T/4. T/4 खत्म। तो जो टाइम यहां लगेगा वो होगा T/4। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ा। ये क्वेश्चन टफ है, टफ है क्वेश्चन। ये लोग इसको ना पूरा ऐसा इक्वेशन से निकालते बैठते हैं, पूरा इक्वेशन से निकालते बैठते हैं इसको। 10-10, 15-15 मिनट इसमें खर्च हो जाते हैं, ठीक है। बट आप अगर पैटर्न दिमाग में रखते हैं, यू कैन मैनेज इट। आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ा हमें। बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए एक और इसी तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, सिंपल इस लिहाज से कि उसकी जो बेसिक्स है हमें पता चल चुकी हैं, तो अब हमारे लिए वो सिंपल हो गया। A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period T. The time required by it to travel from, कहां से शुरू कर रहा है? गौर से देखिए, कहां से शुरू कर रहा है? A. A से। और कहां आना है उसे? A/2 A/2। तो मैं छोटा सा डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देता हूं। ये 0, ये A/2 और ये A, और पार्टिकल को यहां से शुरू करके इधर आना है। तो ये पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा? बोलिए। T/6. हाँ, वेरी गुड, काम खत्म। कोई बड़ा सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में इन्हीं पैटर्न्स में से सवालात बनाए जाते हैं, कोई और अलग से पैटर्न नहीं पूछेगा। खास करके नीट और इवन सीटी जेई मेन तक भी अगर मैं बात करूंगा तो इनको छोड़ के कोई और दूसरा पैटर्न होता भी नहीं, इसी के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन लाएंगे। ये आया सबकी समझ में? T/6 Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ 0 से A/2 जाने के लिए कितना लगेगा? T/12. T/12। A/2 से A जाने के लिए, T/6. पलट के A से T/6 A/2 आने के लिए, T/6. T/6. तो अकॉर्डिंगली आप पैटर्न याद रखिए, अपना काम पूरा करिए। दैट्स ऑल, सिंपल है एकदम। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके डिस्क्रिप्टिव और लंबे क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल करेंगे। आप देखें इस इलस्ट्रेशन में जो मैं पेज नंबर 12 और 13 आगे 13, 14 से कैरी कर रहा हूं, तो इसमें ओवरऑल जो है हमको 19 क्वेश्चन। हाँ 19 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसमें के 2-4 बस आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। ये जो लेक्चर आज का है अपना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे एसएचएम को जो है आपको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखेगा। तो जरूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है और एक बार देखना, तो और एक बार देखें, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। तो इक्वेशन दी गई है, तो ये इक्वेशन है। इसको देख करके आप मुझे बताइए कि एम्पलीट्यूड कितना है? 5. वेरी गुड। यूनिट के साथ बोल सकते हैं? यूनिट के साथ बोले? 5 centimeter. वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर। मुझे ये बताइए इसको देख करके इसमें ओमेगा कितना है? Pi. यस, वेरी गुड। Pi. जब हम देखें तो ओमेगा इसमें पाई है, बिल्कुल सही है। अब ये सवाल कर रहा है हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल टेक टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है और नेट एक्सेलरेशन भी 0 होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों 0 हो जाते हैं। टू द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेट मी ड्रॉ द फिगर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ये पार्टिकल जाता है, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम सब जानते हैं, कितना टाइम लगेगा इसके लिए? T/4. T/4, दैट्स इट। T/4 अब इस काम को पूरा करते हैं, काम करते हैं, ओमेगा को लिख लेते हैं हम लोग बेटा 2π/t इज इक्वल टू पाई। तो यहां से मुझे फौरन पता चल गया t इज इक्वल टू हाउ मच? 2 2 seconds. सेकेंड। करंट कैलकुलेशन में मुझे टाइम निकालना है और वो टाइम कितना है?
t/4, t मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया 2/4, 5 यानी कि ये हो गया 1/2 which means 0.5 seconds. सेकेंड। बिल्कुल आसान। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। छोटा सा लेक्चर मैंने रखा है जिसमें मैंने आपको इनिशियली तो पहले ये बताया कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके जनरलाइज्ड इक्वेशंस क्या हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ टाइम के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स आपके सामने रखे। मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करें, ताकि जब हम अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ें और PYQs को सॉल्व करें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें हमें वहां पे हेल्प करें। ठीक है, कुछ डाउट्स हैं? No, एनी sir. डाउट? ठीक, चलिए फिर रुक जाते हैं यहाँ पे।